हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स इनकी खोज किसने की। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि लाइसोसोम का क्या कार्य है, गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, सबसे पहले इसे किसने देखा। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखेंगे कि फैक्ट्री ऑफ आरएनए किसे कहा जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी मोटाई की होती है। इसको प्रूव करने के लिए कौन से मॉडल दिए गए, तो हम पूरा साइटोलॉजी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ आप इसे नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि सेल होता क्या है, आखिर में कोशिका होती क्या है। तो जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित जीव होते हैं, उनकी इकाई होती है किसकी, संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से। अब ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्या होता है, संरचनात्मक देखिए, जैसे हमारा जो शरीर है, ठीक, वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। आप पढ़े होंगे कि जो कोशिका होती है आपस में मिल करके ऊतकों का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। जो टिश्यू होते हैं वो आपस में मिल करके ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और जो अंग होते हैं मिल करके एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तब जाके जो अंग तंत्र होता है वो मिल करके एक शरीर, पूरा शरीर का निर्माण करता है। तो इस रूप से जो कोशिका होती है वो हमारी संरचना में कार्य करती हैं, उसके निर्माण में क्या करता है, अपना योगदान देती हैं। ठीक इसी तरह क्रियात्मक की बात कर ली जाए, जो फंक्शनल होता है, जितनी भी हमारे शरीर की अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए पाचन हुआ, डाइजेशन, श्वसन हुआ, रिस्पायरेशन, अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन, तो ये जितनी भी क्रियाएँ हैं वो किसके द्वारा होती हैं, हमारी कोशिका के माध्यम से ही होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया। उन्होंने एक कॉर्क जो होता है वो तने की छाल होती है, उस पर एक कोशिका को देखा जो कि मरी हुई थी। उस कोशिका को देखने पे लगा कि वो क्या, एक मधुमक्खी के छत्ते की संरचना वाली है। एक मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, उसमें जैसे जैसे कोष्ठक होते हैं, जैसे जैसे कमरे नुमा संरचना होती है, वैसे ही इन्होंने कोशिका में पाया। ये कब देखे, 1665 ईस्वी में। उसके बाद एंटोनी ल्यूवेनहॉक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिविंग सेल को देखा, जीवित कोशिका को देखा अपने एक माइक्रोस्कोप के थ्रू। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। इन्होंने सन 1674 ईस्वी में लिविंग सेल को देखा था। उसके बाद फिर बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, तो प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने की। अब बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, तो इसे हम लोग एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर के प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। साइटो मतलब होती है कोशिका और प्लाज्म मतलब होता है द्रव्य। तो कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म का अर्थ होता है केंद्रिका द्रव, मिल करके जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जो जीव द्रव होता है प्रोटोप्लाज्म, उसका निर्माण ये दोनों प्लाज्म जो होती हैं मिल करके करती हैं। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि जो सेल होती है उसकी कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये एक रफली सेल का फिगर है। ठीक, इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे हम लोग अपने शरीर की प्रोटेक्शन के लिए कपड़े पहनते हैं, जो जानवर होते हैं उनके पे बाल पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह जो कोशिका होती है उनको प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में दो परतें घेरी रहती हैं। पहला होता है सेल वॉल और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है होता है। अब बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, अर्थात लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। आउटर जो लेयर होती हैं दोनों, वो प्रोटीन की बनी होती हैं, और जो इनर लेयर होती है बीच में मिडिल वाली, वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है।
इसको प्रूव करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए जो लगभग दो मॉडल दिए गए। पहला है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके आधार पे कहा गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 75 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। ठीक, इतनी मोटाई की होती है 75 एंगस्ट्रॉम की, जिसमें से जो प्रोटीन होती है, दोनों आउटर मोस्ट जो लेयर होती हैं वो 20-20 एंगस्ट्रॉम की होती हैं। ठीक, जो आउटर मोस्ट प्रोटीन की जो लेयर होती हैं वो कितने एंगस्ट्रॉम की होती हैं? 20-20 एंगस्ट्रॉम की होती हैं। ठीक, लेकिन जो लिपिड की लेयर होती है वो कितना होती है? 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। अब हम आगे देखते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं उसे कवर करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, अब साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक प्रकार का फ्लूइड होती है, जो मतलब समझ लीजिए लिक्विड मटेरियल होता है, जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें भरा हुआ होता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉलीथीन है, आपने पॉलीथीन लिया, उसमें एक कांच का गोला लिया, बहुत ही हल्की कांच का एक गोला लिया, उसके साथ ही आपने आलू, बैगन, टमाटर, ये सारी जो सब्जियां हैं या फिर कोई भी सामान है उसमें भर लिया। ठीक, लेकिन अगर आप जाएंगे तो वो आपस में कोलाइड करेंगे। आप चलेंगे तो जो आपकी पॉलीथीन बैग है उसमें जो भी सामान होता है वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं, कोलाइड करते हैं, और आपका 90% चांस है कि वो जो आपने कचकड़ का या फिर कहा जाए कांच का लिया था वो टूट सकता है। ठीक, ऐसे ही हमारी सेल में एक ऐसा खतरनाक ऑर्गेनिल्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होता है? इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती हैं जो क्या करती हैं, उसमें जो पाचन क्रिया होती है उसे कंप्लीट करने का काम करती हैं। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती हैं वो अधिक या बन जाती हैं, नहीं तो किसी कारणवश ये फट जाती है। जो बैग होता है लाइसोसोम वो फट जाता है, और फटने के बाद से पूरे सेल को और अपने आसपास की सेल को क्या कर लेता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, उसे जला देता है। जैसे आप जानते हैं ये क्या? एक एसिड है। हम लोग जानते हैं कि जो भी एसिड होता है हमारे शरीर पे अगर पड़ता है तो वहाँ उसे उस स्थान को क्या करता है? पूरा जला देता है। ठीक, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य, तो ये क्या पूरे कोशिका में भरा हुआ होता है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है, लेकिन न्यूक्लियस को छोड़कर। इसको हम एक फिगर के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए ये क्या है? हमारा सेल है। ठीक, और इसमें ये हमारा न्यूक्लियस है। जो सेल होता है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर जो भी लिक्विड सब्सटेंस होंगे उसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंस होंगे लिक्विड मटेरियल, क्योंकि इसमें भी तो होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोलोलस होता है, मतलब केंद्रिका होती है, क्रोमेटीन होता है, गुणसूत्र होता है, डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं ये भी तो छोटे छोटे हैं, वो भी तो आपस में कोलाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें भी लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है, लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इन्हीं दोनों को मिलाकर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर क्या कहा जाता है? हमारा प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। साइटोप्लाज्म के बाद हम देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल गोल एक संरचना होती है, जिसे हम लोग कोशिका का कंट्रोलर भी कहते हैं, नियंत्रक भी कहते हैं। ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे लाइसोसोम का जो कार्य होता है पाचन करना, गोल्जी बॉडी का जो कार्य होता है ट्रैफिक पुलिस का काम करना, तो वो सब क्या होता है? ये न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमारा शरीर है, जैसे मैं बोल रही हूँ, वो कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ठीक, मेरे में जो कमी हो रही है वो मेरा ब्रेन बता रहा है। ठीक, जो भी हम लोग हाथ चला रहे हैं या फिर लिख रही हूँ वो भी क्या कर रहा है? एक ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार जो कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं? कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वो कर रहा है न्यूक्लियस। ठीक, केंद्रक। इसे केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, मॉनिटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक, इसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूक्लियोलोलस भी पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका। जो केंद्रिका होती है उसे फैक्ट्री ऑफ आरआरएनए भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, इससे राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता रहता है, इसीलिए न्यूक्लियोलोलस को फैक्ट्री ऑफ आरआरएनए भी कहा जाता है।
उसके साथ ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के साथ उस जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। उसके बाद से आगे हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में कौन नहीं जानता। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक, राइबोसोम बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें 2 सब यूनिट होता है। मैं आपको बता दूं, इसमें 2 सब यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, उसे जाकर पढ़ लीजिए। देखिए जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। एस इसमें क्या होता है, सेडिमेंट्री यूनिट होता है। ठीक, इसे सेडबॉर्ग यूनिट भी कहा जाता है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो 70S होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। देखिए जो 70S होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपके लिए मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया। जैसे देखिए 70 जो S होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। उसकी 2 यूनिट होती है, एक 30S और दूसरी क्या होती है 50S। लार्जेस्ट यूनिट 50S एंड जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है वो 30S होती है। जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है 60S और 40S का रेशियो होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। ये तो पता चल गया कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब अगला है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में अभी थोड़ा मैंने बताया। जो लाइसोसोम होता है उसमें हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिस कारण से वो क्या करता है, डाइजेशन की क्रिया करता है। ठीक, कभी कभार क्या होता है वो सुसाइड बैग का रूप धारण कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो बैग अपने आप ही फट जाती है, और जब फट जाती है तो पूरे सेल को, जितनी भी ये सारी सेल हैं उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा नष्ट कर देता है। ठीक, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसे हम लोग पावर ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये कोशिका का विद्युत गृह होता है। इसी से जो हमारी एनर्जी होती है वो मिलती है। और आपको पता है कि एनर्जी किस रूप में मिलती है, तो एटीपी के रूप में मिलती है। ठीक, तो ये एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी ऑर्गेनेल्स पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे ईआर के बारे में। ईआर को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लार्जेस्ट मेम्ब्रेन होती है एक सेल की सबसे बड़ी या सबसे लंबी मेम्ब्रेन होती है। ठीक, ये ईआर 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ठीक, रफ क्यों कहा जाता है और स्मूथ क्यों कहा जाता है? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम है तो समझ लीजिए कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा ही लेगा। ठीक, और स्मूथ के लिए जिसमें हमारा राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें हमारा F1 कण होता है जिसे हम लोग ऑक्सीसोम कण कहते हैं, और इसमें उसकी जो दीवारें होती हैं वो उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। हमारी जो उंगली होती है, उंगली की संरचना उसी की तरह होती है, और उसी पर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर ही हमारा F1 कण उपस्थित होता है। वो पता है कैसा होता है, वो टेनिस की बॉल की तरह होता है। ये टेनिस की बॉल है तो वैसे ही F1 कण होता है। ठीक, इसी में ETS, इसके हेड में ही ETS साइकिल चलती है। ठीक, और आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा, ETS पढ़ा होगा। ये सारी क्रियाएं किस में होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती हैं। ठीक, उसमें जो तरल पदार्थ होता है, जैसे हमने सेल में तरल पदार्थ पढ़ा तो उसको हम लोग कहे कि साइटोप्लाज्म है। ठीक, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल पदार्थ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक, और मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, इसमें अपना खुद का DNA होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA। चलिए तो हम अपने पहले पेज पे आ जाते हैं जिसमें हम लोग डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे थे। तो सेल थ्योरी को सबसे पहले M. स्लाइडन और T. श्वान ने दिया था। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के बारे में बताया था और उस पर एक थ्योरी लिखी थी। उसके बाद से रॉबर्ट जो हुक हैं जिन्होंने पहली बार नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, उन्होंने क्या किया, माइक्रोग्राफिक नाम की एक पुस्तक को लिख डाला। उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिक। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो जी जो थे उन्होंने सेल थ्योरी में एक और अपना थ्योरी प्रस्तुत किया, और उन्होंने क्या कहा, ओमनी सेलुलर ई सेलुला। क्या कहा, ओमनी सेलुलर ई सेलुला। ये एक लैटिन भाषा में इडियम फ्रेजेस जैसा फ्रेज है। ठीक,
इसका अर्थ क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं अपनी पूर्वज कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। द सेल आर राइजेस फ्रॉम देयर पेरेंट सेल। ठीक, तो ये जो सेल होती हैं वो रुडोल्फ विर्चो ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। जो सेल्यूलोलस जो होता है, न्यूक्लियोलोलस सॉरी, जो न्यूक्लियोलोलस होता है उसकी खोज फोंटाना ने की थी। मैंने उस टाइम भी बताया था। फोंटाना ने सन 1774 ईस्वी में क्या की थी, न्यूक्लियोलोलस की खोज की थी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रिका कहते हैं। उसके साथ ही न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया क्या, न्यूक्लियस, केंद्रक। उसके बाद डीएनए की खोज, जो डीएनए है उसकी खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज नगेली। ठीक, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की थी। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो 75 एंगस्ट्रॉम का थिक होता है। फिर उसमें 2 मॉडल लिया गया था। जो पहला मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसे किसने दिया था, तो उसे सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1972 ईस्वी में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इसी के साथ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को जे ड्राइड रॉबर्टसन ने दिया था। जो रॉबर्टसन थे उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिया। उसमें बस थोड़ा सा अंतर है, जो प्रोटीन होता है, इन्होंने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उन्होंने उस प्रोटीन, उसी के आधार पर के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को बांटा गया था। ठीक, सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, तत्पश्चात क्या आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो इसके जनक को सी बेंडा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सी बेंडा ने ही इस पे डिटेल अध्ययन किया था। सबसे पहले तो कोलिकर ने इसको देखा था। किसने, कोलिकर ने। इन्होंने कहाँ देखा था, तो इंसेक्ट के मसल्स में देखा था। जो कीट पतंगा होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसकी मसल्स पे इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। उसका नाम क्या रखा गया, बायोप्लास्ट रखा गया। बायोप्लास्ट नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम अल्टमान है। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा, लेकिन बाद में बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होता है उसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक, इसके साथ ही ये प्री लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। ये बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक, जो कैमिलो गोल्जी थे उन्होंने सन 1898 ईस्वी में गोल्जी बॉडी का निर्माण किया, की खोज की, सॉरी, लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने सन 1955 ईस्वी में किया था। राइबोसोम, जिसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या फिर प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था। डीएनए मॉडल को सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। इनके हिसाब से क्या कहा गया, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसमें होता है, डबल हेलिक्स होता है उसमें। ये जो है ये 2 हेलिक्स है। ठीक, इनके हिसाब से कहा गया कि जो इसके पकड़ने वाला हैंडल वाला पार्ट होता है उस पर फास्फोरस और शुगर पाया जाता है, और जो बीच में जो सीढ़ी की नुमा संरचना होती है, उसकी सीढ़ी जो कहा जाए, तो उस पर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। ये नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं ये 2 भागों में बटे होते हैं, एक तो प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। ठीक, लगभग कहा जाए तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। एडेनिन, थाइमिन ये क्या होता है, एक प्यूरिन होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन, यूरेसिल 3 होते हैं, जो क्या होता है, हमारा पिरिमिडीन होता है। ठीक, डीएनए में केवल एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, तो इन्होंने यही मॉडल दिया था, डीएनए मॉडल। उसके बाद से आरएनए की खोज चुकाओ ने की थी, इसे आप लोग प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। उसके बाद से न्यूक्लिक एसिड की खोज, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको आइडेंटिफाई कौशल ने की थी। इस आइडेंटिफिकेशन के कारण ही, मतलब न्यूक्लिक एसिड की खोज के कारण ही इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। कब, 1910 ईस्वी में। ये नोबेल प्राइज़ से पुरस्कृत हुए 1910 ईस्वी में। इसके बाद से एमिल फिक्सर ने आइडेंटिफाई किया किसको, प्यूरिन और पिरिमिडीन को। प्यूरिन और पिरिमिडीन को इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। एमआरएनए की खोज जैकोब और मोनार्ड ने किया था। ये 2 साइंटिस्ट हैं, जैकोब और मोनार्ड, जिन्होंने क्या किया था, मैसेंजर आरएनए की खोज की थी। राइबोसोमल आरएनए की खोज किन्ट्स ने की थी। ठीक, जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसकी खोज स्टेप्सन ने की थी।
स्टैनसम्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्रांसफर आरएनए की खोज की थी। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो mRNA होता है वही केवल प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, बाकी RNA और tRNA एमाइलो एक्सक्लेशन में भाग लेते हैं। वो केवल मैसेंजर RNA को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तेजित करते हैं। सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस तो आप जानते ही होंगे। जो हमारा DNA होता है, DNA से DNA का बनना उसे हम लोग रिप्लिकेशन कहते हैं। DNA से RNA का बनना हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर जब RNA प्रोटीन का निर्माण करता है तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं, नहीं तो आप कहने लगेंगे कि मैम साइटोप्लाज्म कह के और DNA RNA सब पढ़ाने लगी। तो देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे हक्सले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये जीवन का आधार है। ठीक, जितनी भी फिजिकल प्रोसेस होती हैं उसका आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो हक्सले का है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में भी बात कर ली जाए। जो मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक हैं वो होते हैं W. बेटसन। W. बेटसन ने ही मॉडर्न जेनेटिक्स को की सबसे पहले प्रतिपादन किया था। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है तब? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आपने मेंडल के बारे में तो सुना ही होगा। अब बात करते हैं मेंडल चैंपियन किसे कहा जाता है? तो मेंडल चैंपियन W. बेटसन को कहा जाता है। ठीक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोवॉनी ल्यूवेनहॉक है। मैंने शुरुआत में भी बताया था कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है? तो एंटोवॉनी ल्यूवेनहॉक। उसी की तरह और फादर ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया को देखने वाले भी एंटोवॉनी ल्यूवेनहॉक ही थे। ठीक। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो लुईस पास्चर। आपने पास्चर इनकी एक पब्लिश जो एक प्रक्रिया होती है पाश्चरीकरण, उसके बारे में सुना होगा। तो उसी तरह जो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी हैं वो हैं लुईस पास्चर। अब बात करते हैं मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो मदर है माइक्रोबायोलॉजी की वो है फैनी हेंसे। फैनी हेंसे ने माइक्रोबायोलॉजी का प्रतिपादन किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज, ER की खोज कैनिथ, पोर्टर और थॉमसन, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। कब की थी? तो 1945 ईस्वी में। वैक्यूल्स की खोज ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में की थी। साइटोप्लाज्म जो एक थिक सॉल्यूशन होता है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में ही करती थी। अब मान लीजिए कोशिका को जब देख लिए तो धीरे धीरे उसके अंदर जाएंगे, उसके बारे में अध्ययन करने लगे, तब उन्हें क्या मिला कि कोशिका के अंदर एक थिक सब्सटेंस पाया जाता है, लिक्विड पाई जाती है, और उसका नाम उन्होंने रख दिया साइटोप्लाज्म। ठीक। उसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्म जो नाम दिया था वो रुडोल्फ वॉन कोलिकर ने दिया था। जो साइटोप्लाज्म नाम रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया? रुडोल्फ वॉन कोलिकर ने। केवल ऑब्जर्व किया था साइटोप्लाज्म को रॉबर्ट हुक ने, देखा था केवल। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, अब साइटोप्लाज्म है तो भैया न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों पीछे रहेगा? तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसे सबसे पहले स्टार्सबर्गर ने 1882 ईस्वी में देखा था। और इसके डिस्क्राइब करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए इसके स्ट्रक्चर को कौन मान्यता दिया गया या किसने किया? तो फ्रेंच ब्योर ने किया था। BAUER है। ठीक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। थैंक यू।